सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए और पूरी क्लास को मनोयोग से देखिए, तभी आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि कंटेंट जो है किस स्तर का है और पढ़ाने का तरीका भी कैसा है। और जैसा आपको लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कंटेंट और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। जैसा कि हम जनवरी माह से लेकर जुलाई तक 2024 के सारे करंट अफेयर पे विस्तृत चर्चा देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं हमारी क्लास में। तो पहला है जूनो प्रोब मिशन। जूनो प्रोब मिशन जो कि नासा का मिशन है। अभी यह तो मिशन जो है आपका 2011 में लॉन्च हुआ था, लेकिन करंट में इस क्यों न्यूज़ में है इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में क्या हुआ है, नासा के जूनो प्रोब मिशन के नए निष्कर्षों ने बृहस्पति के चंद्रमा यानी बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है चंद्रमा, IO नाम है उसका, IO पर लावा झीलों यानी बेसाल्टिक जो लावा होते हैं, बेसाल्टिक लावा के झीलों का जो है पूरी तस्वीर लाई गई है। तो यह इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि जूनो प्रोब मिशन 2011 में लॉन्च किया गया था, बृहस्पति ग्रह पर गैलीलियो मिशन के बाद यह दूसरा मिशन था। तो इस तरीके से यह बृहस्पति ग्रह जो कि आपको पता ही होगा सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, और बृहस्पति ग्रह में कौन सा चंद्रमा है यानी बृहस्पति का कौन सा उपग्रह है, वह है आपका IO। बृहस्पति पे अगर देखें तो बृहस्पति ग्रह के कुल 95 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वह है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का ही नहीं अपितु पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें बृहस्पति के और भी उपग्रह हैं जैसे यूरोपा, और यूरोपा उपग्रह से संबंधित ही जो है यूरोपा मिशन, यूरोपा क्लिपर मिशन भी है नासा का, जो अक्टूबर 2024 में ही लॉन्च होगा। तो यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो आदि जैसे कुल मिला के 95 उपग्रह हैं किसके, बृहस्पति ग्रह के 95 हैं टोटल। अगर सभी ग्रहों में देखें तो सर्वाधिक उपग्रह जो कि शनि ग्रह के हैं, सैटर्न के, और कितने हैं 145। तो 145 शनि ग्रह के बाद बृहस्पति ऐसा है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 95। और बृहस्पति में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं आपको ध्यान रखना है। गैनीमीड जो कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह तो है ही, साथ में जो है यह पूरे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यूरोपा से संबंधित नासा का जो है एक मिशन लॉन्च होगा 2024 में ही, अक्टूबर में लास्ट में। तो वह है यूरोपा क्लिपर मिशन। यह यूरोपा एकदम आइसी उपग्रह है, यहाँ पे बर्फ़ पाए जाते हैं, उसी से संबंधित या जो है उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, उसका अध्ययन करेगा। और एक ऐसे ही बृहस्पति ग्रह का जो है बृहस्पति ग्रह के लिए ही एक और मिशन था, वह था ESA का यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, वह था जूस मिशन। जूस पीने वाला नहीं, यह बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन है। इसको बोलते हैं जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर यानी जूस। तो यह 2023 में लॉन्च हुआ था। और यह जो उपग्रह है यह बृहस्पति ग्रह पर 2031 में पहुंचेगा। और जो ये नासा का लॉन्च होगा यूरोपा क्लिपर मिशन, या इससे पहले ही पहुंच जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही अगर बात करें तो नासा के 2 मिशन आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो प्रोब मिशन था 2011 में लॉन्च हुआ, और यह बृहस्पति ग्रह पर गैलीलियो मिशन के बाद दूसरा मिशन था, आपको ध्यान रखना है। फिर है चीन का चंद्र मिशन जो कि चांगई 6 के नाम से है। तो चंद्र सतह के नमूने लेकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है चीन की। तो चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चांगई 6 यान का एक आरोही यान चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर पूर्व निर्धारित समयानुसार
25 जून 2024 को पृथ्वी पर लौट आया है और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों की दृष्टि से चीन की यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी CNSA बोलते हैं के अनुसार चंद्रमा से वापसी वाला कैप्सूल जो है वह उत्तरी चीन के आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र सिजवांग बैनर में पूर्व निर्धारित क्षेत्र में उतरा था। तो ध्यान रखिएगा, यह नमूने लेकर आया है चंद्रमा से। जैसा कि जो चीन है वह चीन पे इसका चंद्र मिशन चांग-ई के नाम से, अब इसमें कई संस्करण हैं, चांग-ई के नाम से यह लॉन्च करता है, चांग-ई। और चांग-ई का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चंद्रमा की देवी। चंद्रमा की देवी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो चांग-ई के नाम से चाइना जो है चंद्र मिशन करता आया है और इसका पहला जो चांग-ई का पहला मिशन था वह 2007 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद लगातार इसके जो है संस्करण एक के बाद एक आ रहे हैं। तो चाइना की बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसमें चंद्र मिशन में। अब देखते हैं चांग-ई 6 का वापसी वाला यान जो है चंद्र सतह के नमूने लेकर 4 जून को चला था, यानी यात्रा शुरू की थी पृथ्वी की। और चांग-ई 6 का लैंडर 2 जून को पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटिकन बेसिन में उतरकर इतिहास रच दिया था। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और ऐसा जो है इसके साथ ही एटिकन बेसिन में यान उतारने वाला चीन पहला देश बन गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, जैसा कि दक्षिणी ध्रुव पर ही भारत का चंद्रयान जो पहला था वह उतरने वाला था लेकिन वह फेल हो गया था। तो यह ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर एटिकन बेसिन में ऐसा उतारने वाला यान जो है चीन पहला देश बना। और चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने तथा उन पर शोध के लिए चीन ने मून मिशन चांग-ई 6 का जो है प्रक्षेपण दक्षिणी प्रांत जो है उसका हैनान के तट पर स्थित वेनचांग अंतरिक्ष स्थल से 3 मई 2024 को किया था। लॉन्ग मार्च 5Y8 ये रॉकेट है इसका और इससे प्रक्षेपण किया गया। चांग-ई 6 मिशन में 4 घटक, एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, एक एसेंडर है और वह एक पुनः प्रवेश मॉड्यूल शामिल था। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार चांग-ई 6 मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने तथा उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए 53 दिन के मिशन पर भेजा गया था। चीन द्वारा चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से से नमूने लाना चंद्र अन्वेषण के इतिहास में अपनी तरह का पहला ही प्रयास है। चीन अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर यान की सफल लैंडिंग करा के वहां से नमूने वापस पृथ्वी पर लाने की सफलता प्राप्त की है। और चांग-ई 6 मिशन के लैंडर पर फ्रांस, इटली, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA बोलते हैं इसको, भी कुछ उपकरण तैनात हैं, जबकि ऑर्बिटर पर पाकिस्तान के पेलोड भी स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करें चीन का मंगल मिशन कौन सा था, तो वह मंगल मिशन चीन का तियानवेन के नाम से जाना जाता है। तियानवेन 1 ध्यान रखिएगा। फिर है भुवन पंचायत जियोपोड 4.0। हाल ही में भुवन पंचायत जियोपोड 4.0 का ऑनलाइन भूस्थानिक डेटा और सेवा प्रसार मंच लॉन्च किया गया है। इसका विकास राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC बोलते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग हैदराबाद ने किया है। रिमोट सेंसिंग ऐसे ही मिलता जुलता एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि देहरादून में स्थित है। अब भुवन पोर्टल जो है वह पहले बार जो इसरो के द्वारा 2009 में सबसे पहले जारी किया गया था और यह भारत के पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब इसका कई वर्जन आ रहा है, इसमें बहुत सारी जो है अब इसको बहुत अपडेट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जियो स्पेशियल सैटेलाइट की तरीके से काम करता है इसमें। फिर है कृषि कथा प्लेटफॉर्म। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय किसानों की आवाज़ को दिखाने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कृषि कथा प्लेटफॉर्म याद रखिएगा। फिर है DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किया गया है। दूरदर्शन चैनल DD किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर
भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर कृषि और भूमि को पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की है। यह अभूतपूर्व कदम देश के कृषि समुदाय को बेहतर सेवा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए चैनल को प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि में एआई एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। यह भाषाई कौशल चैनल को भाषाई बाधाओं को पार करते हुए देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम करेगा। अपने मानव समकक्षों के विपरीत कृषि और भूमि कंप्यूटर जनित आंकड़े हैं जो ब्रेक या आराम की आवश्यकता के बिना, यानी बिना ब्रेक लिए 24/7 और 365 दिन ये समाचार और सूचना प्रसारित करने में सक्षम होंगे। एआई एंकर पेश करने वाला डीडी किसान देश का पहला सरकारी चैनल है। ध्यान रखिएगा। मौसम, बाजार, कीमतों, सरकारी योजनाओं, नवीनतम कृषि अनुसंधान पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके चैनल ने किसानों को अपनी फसलों के रोपण, कटाई, बिक्री के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने तथा सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि डीडी किसान जो था वह 2015 में 26 मई को मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, समर्पित किया गया था देश के लिए। फिर है उत्तर प्रदेश से संबंधित खबर है। उत्तर प्रदेश में जो है दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि हो गई है। 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि देखी गई। इस प्रकार राज्य में दाल उत्पादन कितना हो गया, 2.394 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 3.25 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का अगला लक्ष्य 3 से 4 वर्षों में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। सरकार अरहर, उड़द, मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अरहर, उड़द और मूंग के लिए कार्य योजना तैयार की है और इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 27,200 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके अनुसार दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 31,553 कुंटल बीज वितरण और 27,356 कुंटल प्रमाणित बीज उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। बीज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 14 बीज हब तैयार किए गए हैं। ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश आम महोत्सव, जैसा कि लखनऊ में आयोजित हुआ 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। आम महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जुलाई के मध्य राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। अपने 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ का प्रसिद्ध जो दशहरी आम है वो अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों के किसान, बागबान, स्टेक होल्डर और निर्यातक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के बागबानों में 3,15,000 हेक्टेयर भूमि पर 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन किया, जो देश के आम उत्पादन का लगभग 30% है। आपको पता ही होगा कि आम के उत्पादन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और पूरे देश का जो कुल आम उत्पादन होता है उसका 30% सिर्फ उत्तर प्रदेश करता है। भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहायता के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ, वाराणसी में 4 पैक हाउस जहाँ पे पैकिंग होती है आम की वो बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा। फिर अगली खबर है आपके इंडिया 100 2024 रैंकिंग आई है। इसको जो है लंदन में स्थित ब्रांड फाइनेंस ने यह रैंकिंग दी है। इसके अनुसार टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है जिसका मूल्य वैल्यू जो है वह 28.6 अरब डॉलर है। इसके बाद इन्फोसिस ग्रुप है और फिर HDFC है और फिर LIC ग्रुप है और 5वें नंबर पर रिलायंस ग्रुप है। ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे स्ट्रांग ब्रांड जो है वह ताज होटल टाटा समूह का है, वह है। ध्यान रखिएगा। राम मनोहर लोहिया जो कि है लखनऊ में, इसमें क्या डिप्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया गया है। 5 जुलाई 2024 को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने
बूस्टेजन नामक एक नए डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस डीपीटी बोलते हैं, डीपीटी का टीका है कि तीसरे चरण के परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया है। राम मनोहर लोहिया इस महत्वपूर्ण अध्ययन में शामिल भारत के 6 संस्थानों में से एक है। बूस्टेजन वैक्सीन का लक्ष्य एडासोल से प्रतिस्पर्धा करना है। एडासोल जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, तो उससे यह प्रतिस्पर्धा करेगा। और एडासोल बच्चों को विभिन्न आयु में 5 खुराक में दी जाती है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 16 से 18 सप्ताह पहले बूस्टर के डोज के रूप में, 5 वर्ष यानी दूसरे बूस्टर के डोज के रूप में दिया जाता है। राम मनोहर लोहिया में सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने निदेशक प्रोफेसर CM सिंह की देखरेख में 5 स्वयं सेवकों पर नए टीके का परीक्षण जो है शुरू कर दिया गया है। परीक्षण में 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे, 10 से 17 आयु के किशोर और 18 से 65 वर्ष की आयु के वयस्क भी शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट, जिसका जो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है, और इसके जो प्रेसिडेंट या CEO हैं वो कौन है? आधार पूनावाला, साइरस पूनावाला इसके फाउंडर थे। आधार पूनावाला इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट CEO हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है भारतीय वायुसेना द्वारा भीषम पोर्टल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया। क्या होता है भीषम पोर्टल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना द्वारा आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 24 मई 2024 को किया गया। इसके लिए पैराशूट का विकास आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा ही किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव है। भीषम का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। या पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, यानी परमानेंट फिक्स नहीं होगा। यह पोर्टेबल है और यह इसका जो विकास है स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का संयुक्त रूप से किया गया। खासकर यह सैनिकों के लिए है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र जहाँ पे अस्पताल नहीं बनाए गए हैं या उपलब्ध नहीं हैं, तो वहाँ पे ऐसे पोर्टेबल हॉस्पिटल को वहाँ कुछ समय के लिए आप वहाँ पे स्थानांतरित कर देंगे और चिकित्सा सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। देश में विकसित क्यूब के आकार का है। या क्यूब के आकार के इस पहले पोर्टेबल अस्पताल को विशेष शक्तिशाली पैराशूट की सहायता से विमान या हेलीकॉप्टर अथवा ड्रोन से कहीं भी सुदूर दुर्गम इलाके में उतारा जा सकता है। इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। पैराशूट की सहायता से भीषम को ज़मीन पर उतारने का परीक्षण जो है भारतीय सेना द्वारा किया गया अपनी तरह का यह पहला ही परीक्षण था। इसके तहत 720 किग्रा वजन का पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो वजन है वह 720 किग्रा था और वायुसेना के AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से आगरा के पैरा ड्रॉपिंग जोन में 1500 फुट की ऊंचाई से उतारा गया। और लोहे के फ्रेम से ढके भीषम अस्पताल में शामिल 36 विभिन्न क्यूब बॉक्सेज में एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर एवं वेंटिलेटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग गोली लगने, फ्रैक्चर, छाती, सिर व रीढ़ की हड्डी अन्य चोटों के मामले में प्राथमिक उपचार के लिए किया जा सकता है। फिर है पहला सौर महोत्सव आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा किया गया है। और जैसा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में की गई, जब COP21 पेरिस में आयोजित किया गया था, उसी समय इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और ISA का जो 100वां सदस्य अभी हाल में बना हुआ पराग्वे है, 99वां सदस्य स्पेन, जबकि 98 सदस्य जो है पनामा था। यह ध्यान रखिएगा। ISA का जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है, यह ध्यान रखिएगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक जो है बन गया है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। 8 मई 2024 को UK स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 यानी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 नामक रिपोर्ट जारी की। और रिपोर्ट के अनुसार भारत जो 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा
उत्पादन में 9वें स्थान पर था 2015 में, और वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान कितना था? 5.5% था। वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से पैदा की है। 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में विश्व के 80 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई जो वैश्विक विद्युत की मांग 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत ने वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सर्वाधिक 18 टेरावाट घंटा से अधिक वृद्धि प्राप्त की है। इस मामले में पहले स्थान पर चीन है 156 टेरावाट घंटा, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। यानी 2023 में जो सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ उसमें भारत चौथे नंबर पर है, लेकिन ओवरऑल टोटल ऊर्जा क्षमता में जो सौर ऊर्जा का है वह उस मामले में तीसरे स्थान पर है। वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सौर उत्पादक ऊर्जा देशों का क्रम इस प्रकार है। चीन पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे, भारत तीसरे पर, जापान चौथे पर, 5 जर्मनी। तो 5 का याद रख लीजिए कम से कम। फिर है 17 बैंड जो कि दक्षिण कोरिया का है। यह दक्षिण कोरियाई पॉप बैंड है और इसने क्या हुआ है कि यूनेस्को का पहला युवाओं के लिए सद्भावना राजदूत इसको नियुक्त किया गया है। 13 सदस्यीय पॉप बैंड दक्षिण कोरिया का बॉय बैंड है। फिर अभ्यास है युद्धाभ्यास। फ्रीडम एज अभ्यास किया गया। दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने अपना पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास किया है। एक्चुअली इससे पहले क्या होता था, यूएसए और कोरिया के मध्य फ्रीडम शील्ड होता था तथा यूएसए और जापान के मध्य क्या होता था, कीन एज होता था। तो ये तीनों ये दोनों अभ्यास होते थे अलग अलग। अब एक साथ एक नया अभ्यास किया गया, फ्रीडम एज नाम है उसका। दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने मिलकर किया है, ध्यान रखिएगा। अब अगला भी युद्धाभ्यास है, अभ्यास मैत्री। 1 से 15 जुलाई के मध्य भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वां संस्करण आयोजित किया गया। यह अभ्यास थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वचिरा प्रकन में किया गया है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2019 में मेघालय के उमरोई में किया गया था, ध्यान रखिएगा। पिछला जो संस्करण था उमरोई में किया गया, लेकिन इस बार थाईलैंड में किया गया है। मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत वन और शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए अभियानों को अंजाम देने में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ावा देता है। भारत और थाईलैंड इसके मध्य एक और युद्धाभ्यास होता है, उसको बोलते हैं सिट मैक्स। हालांकि इसमें सिंगापुर भी शामिल होता है, तो ध्यान रखिएगा। सिंगापुर, थाईलैंड और भारत सिट मैक्स, और एक यह अभ्यास था मैत्री। ऐसे ही मित्र मैत्री से संबंधित कई सारे युद्धाभ्यास हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक है मित्र शक्ति बोलते हैं इसको, और यह श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है, मित्र शक्ति। फिर उसके बाद है सिनियू मैत्री, तो यह भारत और जापान के मध्य होता है, फिर एक होता है संप्रीति होता है भारत बांग्लादेश के मध्य। फिर एक होता है प्रबल दोस्तक, यह कजाकिस्तान और भारत के मध्य होता है, प्रबल दोस्तक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है रेड फ्लैग 24, यह भी अभ्यास है। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में 30 मई से 14 जून के बीच किए गए सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग में हिस्सा लिया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल विमानों ने हिस्सा लिया है। यह अभ्यास एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें हवाई युद्ध परिदृश्यों में आवश्यक कौशल और रणनीति को निखारने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अभ्यास में अमेरिका, भारत के अलावा इजराइल, यूएई, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों ने भी हिस्सा लिया है, यानी बहुपक्षीय अभ्यास था। फिर टाइगर ट्रम्प
या ट्रंप नहीं है, ट्रंप है, टाइगर ट्रम्प ऐसे लिखते हैं, टाइगर ट्रम्प। तो भारत अमेरिका के बीच 18 से 31 मार्च 2024 के बीच त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। इस मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ भारतीय थल सेना के जवानों ने हिस्सा लिया। और जैसा कि भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, जिसका नाम ही युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास, इस एक्सरसाइज का नाम ही यही है। उसके बाद कोप इंडिया भी होता है, कोप इंडिया होता है, मालाबार भी होता है, जिसमें मालाबार में इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होते हैं। मालाबार इस बार भारत में होगा। फिर है सी डिफेंडर्स 2024, भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स का आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा। 2 दिन के इस संयुक्त अभ्यास के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का बर्थोल्फ शामिल रहा, यानी उसका यूनिट है ये। समुद्री डकैती, नशीली दवाओं के निषेध, समुद्री बचाव अभियान और समुद्री खोज आदि पर केंद्रित अभ्यास 2 दिन के इस संयुक्त अभ्यास में शामिल थे, ध्यान रखिएगा। फिर है सहयोग काइजिन, वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। सहयोग काइजिन भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच चेन्नई तट पर 8 से 4 जनवरी 2024 के बीच सफल संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन कोट नाम से आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय तटरक्षक पोत चित्रा जीएस सौर्य और जापान तटरक्षक जहाज JCGS यासीमा ने हिस्सा लिया। अब एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि युद्धाभ्यास पूछा तो जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं पूछा जाता कि कौन कौन से, ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वह अब इस तरीके से आते हैं, दोनों देशों के मध्य युद्धाभ्यास का नाम ना पूछ के ये पूछा जाता है कि अभ्यास में कौन कौन से जहाज ने भाग लिया, या स्थल पूछ लिया जाता है कहाँ पे आयोजित किया गया। तो स्थल और जहाज जो शामिल होते हैं वह इम्पोर्टेंट होते हैं। अब थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है कि जैसे सहयोग काइजिन किन 2 देशों के मध्य हुआ, ऐसा प्रश्न अब कम आने लगा है। पैटर्न एग्ज़ाम का जानते ही हैं आप, बहुत चेंज हो रहा है। तो आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। आगे है आपका सैन्य अभ्यास जिमेक्स जापान और भारत के समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां संस्करण जून 2024 में जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है, जापान में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन जापानी समुद्र आत्मरक्षा बल JMSD द्वारा किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक ने हिस्सा लिया है। तो यह इम्पोर्टेंट है, INS शिवालिक। वहीं JMSDF का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगीर द्वारा किया गया, JS युगीर। इस अभ्यास में बंदरगाह समुद्री दोनों चरण शामिल होते हैं। बंदरगाह चरण का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के सैनिकों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाकर संबंधों को मजबूत करना है। वहीं समुद्री जो चरण है, समुद्री चरण का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के युद्ध कौशल का प्रशिक्षण करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य बन गया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य बन गया है। अमेरिका से भारत ने एंटी टैंक मिसाइल भी खरीदा, जिसका नाम FGM-149 जेवेलिन है। यह टैंक को ध्वस्त करने के काम आएगा तथा इसको रेथॉन एंड लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। अभी फाइनेंशियल ईयर में भारत का कुल रक्षा निर्यात $2.8 बिलियन है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक $5 बिलियन के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है। भारत इस समय सबसे ज़्यादा जो रक्षा निर्यात कर रहा है वह अमेरिका में कर रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस 14 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, आभासी तरीके से किया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस,
संस्कृति कला जैसे अनेक विषयों में अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू किए गए इन कॉलेजों का उद्देश्य शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना है, यानी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाना है। ये कॉलेज वर्ष 2047 तक मजबूत शैक्षणिक नींव स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य था। ऐसे कौन से राज्य थे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ना लागू करने की बात की थी? तो उसमें आपका केरल था, फिर उसके बाद तमिलनाडु था, फिर कर्नाटक था। तो इन लोगों ने नेप 2020 को लागू ना करने की बात की थी। फिर है लोकपथ मोबाइल ऐप, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए जनता की सड़क समस्याओं का समाधान 7 दिनों में किया जाएगा। इस डिजिटल परियोजना का लक्ष्य लोगों द्वारा बताई गई सड़क संबंधी समस्याओं को त्वरित गति से ठीक करना है। लोकपथ मोबाइल ऐप लोगों को सड़कों से जुड़ी समस्याओं जैसे गड्ढे, अन्य नुकसान को सीधे साझा करने की सुविधा देता है। इसे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। फिर अगला है प्रोजेक्ट इंडेक्स। प्रोजेक्ट इंडेक्स क्या है? एक स्वदेशी आधारभूत मॉडल टेक महिंद्रा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके प्रोजेक्ट इंडेक्स को कई भारतीय भाषाओं और बोलियों में बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। 2024 इंटरनेशनल स्पिरिट्स चैलेंज हुआ। यह चैलेंज लंदन में आयोजित हुआ। इसमें अमृत डिस्टिलरीज ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ विस्की का खिताब जीता है। विस्की का खिताब जीता है, वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ विस्की। कौन? अमृत डिस्टिलरीज कंपनी ने। यह बेंगलुरु की कंपनी है जिसको राधा कृष्ण जगदाले ने 1948 में शुरू किया था। फिर है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इससे पूर्व मध्य प्रदेश ने भी ऐसी योजना शुरू की थी, लेकिन अभी लेटेस्ट जो शुरू किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार देश के यानी महाराष्ट्र सहित कुल देश के 139 तीर्थ स्थलों पर वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा की सुविधा देगी। अब इसमें क्या कराएगा? मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। तो इसमें प्रत्येक यात्री को जो 60 वर्ष से ऊपर हैं और जिनकी वार्षिक आय जो है 2.5 लाख वार्षिक आय से कम है, तो ऐसे लोगों को 30,000 रुपये दिया जाएगा। 30,000 रुपये भोजन और रुकने और जाने की व्यवस्था दी जाएगी। और अगर कोई इसमें 75 वर्ष से पूर्व है, 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, 60 वर्ष वालों के लिए यह सुविधा है। और 75 वर्ष वालों को विशेष सुविधा यह दी गई है कि वह अपने साथ अपनी पत्नी या किसी परिचारक को रख सकती हैं, यानी उनके साथ जो उनकी देखभाल करने के लिए हो, उसके लिए भी यह मुफ्त सेवा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। अब महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है। 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। पार्क का उद्घाटन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है। यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस संविधान पार्क में भारतीय संसद की प्रतिकृति यानी रेप्लिका लगाई गई है। प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंगों की प्रतिकृति है, जिस पर संविधान की प्रति लगाई गई। साथ ही इस परिसर में संविधान के नागरिकों को 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़। ध्यातव्य है कि भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि पूरी तरीके से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को।
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, यह महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई महीने में ही प्रारंभ की है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। सरकार ने इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इस योजना के तहत केवल वही महिलाएं पात्र हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए। डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा तो बैंक खाता होना अनिवार्य है। फिर अगली योजना है लाडला भाई योजना, यह भी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लड़कों के लिए लाडला भाई योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य कुशल कार्य बल तैयार करना है। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा धारक छात्रों को 8,000 रुपये प्रतिमाह और स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पात्र उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वे महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए। अदर स्टेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इंटर्नशिप 6 महीने तक चलेगी और उम्मीदवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से मासिक वजीफा मिलेगा। वारकरी संप्रदाय के लिए एक पेंशन योजना महाराष्ट्र सरकार ने ही शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर में भगवान विट्ठलनाथ मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाले वारकरी संप्रदाय के लोगों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है। हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे वारकरी संप्रदाय। वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान सरकार ने वारकरी के कल्याण के लिए एक बोर्ड मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडल स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसका मुख्यालय पंढरपुर में होगा। पंढरपुर में क्या है? भगवान विट्ठल मंदिर। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा रहा है। जब से यह 13वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान एक पंथ के रूप में उभरा था। ये भगवान विट्ठल या विठोबा पंढरपुर के देवता की पूजा करते हैं, जिन्हें विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है। तुकाराम, नामदेव, चोखामेला, एकनाथ, ज्ञानेश्वर वारकरियों से जुड़े भक्ति आंदोलन के संतों और गुरुओं में से एक हैं और उन सभी को संत की गरिमा पूर्ण उपाधि दी गई है। मराठाओं के 12 किले जो हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया गया था, नॉमिनेशन किया गया है। शामिल नहीं हुए, ऐड नहीं हुए, ध्यान रखिएगा। सरकार ने अपनी तरफ से नामांकन दिया। भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किलों का एक नेटवर्क मराठा सैन्य प्रदेश को नामांकित किया है। इस नामांकन के 12 घटक महाराष्ट्र में सलहेर, शिवनेरी का किला पड़ते होंगे, लोहागढ़ का किला, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये सारे किले महाराष्ट्र में हैं तथा तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल है। तो इन सभी 12 किलों को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। जैसा कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जो यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो बैठक हुई थी 46वीं बैठक, वह इस बार दिल्ली में हुई है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और भारत का 43वां जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है वह कौन सा बना है? चराई देव मोइदाम, असम का है, जो अहोम शासकों के सभागृह हैं मोइदाम, उन्हीं को बोलते हैं। अब एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद यानी यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एंटोनियो कोस्टा जैसा कि ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्हें लिस्बन का गांधी भी कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन का सबसे शक्तिशाली पद जो होता है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट का होता है, जो वर्तमान में जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेयन है। इनको जुलाई में फिर से 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। ये 2019 से इस पद पर बनी है। जैसा कि एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो हो गया यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट, एक हो गए यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट और एक और इसमें शामिल हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जो कि हैं महिला हैं, इनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला।
मेटसोला, ये कहाँ की है? माल्टा की है, माल्टा देश की हैं। और ये इस पद पर जो है जनवरी 2022 से बनी है। अभी हाल में इनका फिर सेवा विस्तार कर दिया गया है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और यूरोपियन पार्लियामेंट की जो प्रेसिडेंट हैं, यह तीनों इम्पोर्टेंट हैं, तीनों को ध्यान रखना है। तो दो तो महिलाएं हैं और एक पुरुष हैं। एंटोनियो कोस्टा जो बने हैं यूरोपीय काउंसिल के जो प्रेसिडेंट बने हैं। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी किया करिए। और अनवरत हमारी क्लास चलती रहेगी जनवरी से जुलाई तक के, जब तक कंप्लीट करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर, यानी संपूर्ण का मतलब होता है जिसमें एग्ज़ाम में आप जाएं तो उससे बाहर कोई प्रश्न ना आए, प्रयास यही रहेगा हमारा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।